तो 10.1 जो है ये तो आपके सॉल्विंग के लिए है, करेक्ट। तो ये करो आप लोग सॉल्व। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं है 1 पॉइंट पर या 2 पॉइंट पर, कहाँ पर? तो जब पॉइंट मेंशन नहीं है तो सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। ओके, फिर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, सो इट कैन हैव अ इनफाइनाइट टेंजेंट, वो आप डाल दो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जैसे मान लो ये टेंजेंट है, बराबर है, और ये अपना सर्कल है। तो ये जो टेंजेंट है ये अपने सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 पॉइंट। तो उसका आंसर क्या होगा? इट इंटरसेक्ट एट जस्ट 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ डैश। एक लाइन, देखो बच्चों ये लाइन है, बराबर, एरोज ये साइड पर भी, एरोज उस साइड पर भी है, तो ये लाइन होते हैं। जैसे ये है, ये सेगमेंट है। एक लाइन का ये क्या है? सेगमेंट है ना, इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है ना उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सेगमेंट का मतलब ये होता है इट कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड। तो ये अपना सेगमेंट भी अपने सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका नाम कॉर्ड होता है। तो जब सेगमेंट 2 पॉइंट पर टच करते हैं तो हम कॉर्ड कहते हैं। और जब कोई लाइन इसे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं उसको ही फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये भी तो देखो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को हम सीकेंट कहते हैं। हाँ, इसको सीकेंट कहते हैं। समझ में आया क्या? तो लाइन सेगमेंट touching circle at 2 points is called chord, and a line touching circle at 2 points is called secant. अगर लाइन टच कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट पर तो उसे हम secant कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? chord होगा या secant होगा? secant होगा। ओके, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट 2 डायगोनली ऑपोजिट। जैसे ये मान लिया जाए ये डायगोनल है, सर्कल का डायगोनल क्या? डायगोनल क्या? डायमीटर। क्या होगा? डायमीटर। तो एक टेंजेंट इस पॉइंट पर और एक टेंजेंट इस पॉइंट पर, बराबर है। बस बाकी और भी है, अगर ये डायमीटर ले लिया जाए तो यहाँ पर भी होंगे, बराबर है, लेकिन मे बी वो बाद में ये एक्सटेंड हो तो ये टच हो जाए, बाद में ये एक्सटेंड हो तो ये टच हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए सिर्फ 2 ही क्या ले रहे हैं हम लोग? सिर्फ 2। तो एट द मोस्ट देयर कैन बी 2 टेंजेंट जो डायमीटर के एक एक एंड पर हो सकते हैं और एक दूसरे को क्या हो सकते हैं? पैरेलल। क्या हो सकते हैं? पैरेलल। ओके, देन वी हैव, इसका आंसर तो मुझे नहीं पता। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। भाई ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट अगर P है तो क्या P ये सर्कल को कॉमन, सर्कल और टेंजेंट, सर्कल को और टेंजेंट क्या दोनों कॉमन है? बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट। या दूसरा नाम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो आंसर कॉमन पॉइंट बोल सकते, इसे बोला कि मुझे नहीं बताओ। अगर मुझे डायरेक्ट आ जाए कि भाई बताओ सर बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो देयर कैन बी मेनी आंसर। जैसे तेरे दिमाग में आया कॉमन पॉइंट, बराबर, वैसे बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, लेकिन आंसर क्या दिया है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, चलेगा। तो एक कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल के पास हो उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, बराबर है, या पॉइंट ऑफ टच कह सकते हैं, बराबर, मतलब जो भी है। तो इंग्लिश के अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो 1 और 2 हो गया अपना, बराबर, फिल इन द ब्लैंक्स था। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है कि भाई एक सर्कल है, उस सर्कल को एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट का नाम PQ दिया है और टेंजेंट पॉइंट किस पर है? पॉइंट P पर है। डायग्राम नहीं दिया है, वो टेंजेंट जो है किस पर है? पॉइंट P पर है। तो ये P पर टेंजेंट है। फिर कह रहा है कि भाई ये सर्कल जो है उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बराबर। और ये बताया जा रहा है बाद में कि Q से, सॉरी O से, सेंटर से एक लाइन निकला है, उसी लाइन पर Q, बराबर, उसी लाइन पर Q है। सेंटर से एक लाइन निकला है, उसी लाइन पर Q है, सच डैट OQ जो है वो 12 है। तो आप जब सम को रीड करोगे और रीड करके डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा।
ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमको पता करना है कि भाई ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू कितना है, ये लेंथ पी क्यू कितना है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़, अब यहाँ पर हमारा काम आएगा वो थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम में हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि एंगल ओ पी क्यू जो होगा ना वो हो जाएगा 90 डिग्री। ओ पी क्यू हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। क्या रीजन है इसका, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको मैं थ्योरम बोलता हूं T1। तो जहां पर भी मैं T1 लिखूंगा ना, आप वहां पर पूरा रीजन लिखोगे, रीजन के मार्क्स होंगे। जहां पर मैं T1 लिखूंगा आप वहां पर पूरा रीजन लिखोगे। समझ में आया क्या, फिर से एक बार, क्या है वो, उसका नाम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ में आया, तो यहां से हमने ये कमेंट कर दिया। अब हम तो बड़े माहिर है यार इसमें, जैसे ही हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है हमारा काम चालू हो जाता है ना। तो ये देखो ना, ओ पी क्यू जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें दो साइड हमारे पास है, एक थर्ड साइड फाइंड करना है। इनको एक थ्योरम रिलेट करता है, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बोलेंगे इसमें इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है ओ पी और क्यू, ओ पी क्यू में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ क्यू का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूस तो ओ क्यू है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसी को बोलते हैं हम लोग पी टी, मतलब हाँ, आप वो कंप्लीट रीजन लिख लेना, पाइथागोरस थ्योरम। अब ढूंढना हमें पी क्यू है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते, इसको हम रीअरेंज कर लेते। तो मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आपको नॉन हाइपोटेनियस साइड ढूंढना है तो जिसको ढूंढना है उसको लिख दो। तो ये पी क्यू स्क्वायर, ये नॉन हाइपोटेनियस साइड है, इज इक्वल टू, अब क्या करो आप, अब नेक्स्ट आएगा हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, और माइनस द रिमेनिंग साइड, और रिमेनिंग साइड कौन है, ओ पी स्क्वायर। अगर आपने नॉन हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो जिसको फाइंड करना है यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पर आएगा हाइपोटेनियस वाला, फिर आएगा माइनस, और फिर आएगा जो बचा हुआ साइड। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब आगे बढ़ते जाते हैं, ये 12 है तो ये 12 का स्क्वायर, और ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 144 माइनस 20 कितना है भाई, तो ये जो हमारा पी क्यू स्क्वायर है ये 119 है, ये पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू स्क्वायर बराबर। आप लोग ना प्रेजेंटेशन का भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि इस बार पेपर आप कंप्लीट पेपर लिखने वाले हो, तो प्रेजेंटेशन पर बहुत डिपेंड करेगा आपको क्या मार्क्स मिलेंगे क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये देयरफॉर वगैरह साइन देख रहे हो, एक एक के नीचे आता है इक्वल टू साइन, तो इससे एग्जामिनर को बड़ा क्लैरिटी होता है कि भाई यहाँ वहाँ आप लिखने चालू कर देते हो ना तो लगता है ढूंढने वो आंसर, और जब वो ढूंढने जाएगा तो देयर विल बी चांसेस कि ही विल मिस आउट योर आंसर। अगर राइट भी है तो मिस आउट कर जाएगा, और मिस आउट कर गया तो रॉन्ग दे जाएगा। समझ में आया, तो इसको थोड़ा एक पैटर्न में लिखा करो, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखा करो आप लोग। तो यहाँ से आपको पी क्यू स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, उसका रूट, इसका रूट 119। भाई 119 मतलब किसी का रूट है, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है ना, तो बस यहाँ पर हम छोड़ देंगे, और इनके अगर सेंटीमीटर वगैरह दिए हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये अब आपका कंप्लीट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। कह रहा है भाई कि आप एक लाइन बनाओ, बराबर है, फिर लाइन बनाने के बाद उसी लाइन को पैरेलल एक टेंजेंट बनाओ, और उसी टेंजेंट को पैरेलल एक सीकेंट बनाओ, बराबर है। तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो टेंजेंट और सीकेंट बनाना है तो सर्कल भी बनाना पड़ेगा, वो जाहिर सी बात है। तो हमने एक सर्कल बनाया और ये ले लिया लाइन, ये दिख रहा है आपको, ये लाइन L1, तो ये एक लाइन बनाया, और इस लाइन को पैरेलल हमने क्या बनाया, L2 विच इज टेंजेंट, और इसी टेंजेंट को पैरेलल बनाया हमने L3 जो हमारा सीकेंट है। इज दैट क्लियर? ओके।